حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے۔ داخلی معاملات انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے۔ ہم عالمی سطح پر بھی اور خطے کی سطح پر بھی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہماری معیشت اس قدر زمین بوس ہو چکی ہے کہ کوئی ملک ہم سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کو ہم نے ناراض کیا ہے، سعودی عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جھولی میں جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ اور مغربی قوتیں ہندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے۔ سقوط کشمیر پر ریاستی خاموشی نے ہماری قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب مسئلہ کشمیر پر قومی موقف کو تحلیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔ وہ کشمیری قوم جس نے پاکستان سے ہمیشہ امیدیں وابستہ کی ہیں، آج انہیں مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو اگر کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے نظر آ رہی ہے، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر انتخابی عمل اور سیاسی عمل سے باہر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال اب بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس کے لیے فوری مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور جو اس کی فوری تقاضے ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو روز میں اور بھی بہت سے اچھے فیصلے قوم کے سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ محمد صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا اے پی سی کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو رد عمل سامنے آیا ہے تمام اطراف سے، اس میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے، دو طرفہ بیانیہ حکومت کا بھی، حکومت کے سپورٹرز کا بھی، کہ بھارت ساری اس کے پیچھے ہے، غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو وہ کر رہی ہیں۔
इस तासुर के बारे में हमें मजबूर न किया जाए कि हम ये कहें कि इन लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए किन किन लॉबियों ने इसकी पुष्टपनाही की है। हम जानते हैं हिंदुस्तान और राह किसके पुष्ट पर रहा है और किस तरह इन लोगों को इक़्तिदार में लाने के रास्ते दिए हैं, किस तरह इनको सहूलतें मुहैया की हैं। ये बहस अगर छेड़ी गई, मेरे ख़्याल में हम उनको वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर तुम सियासत में ना होते तो यूरोप में होते, और हम सियासत न भी करें तो पाकिस्तान की इसी खाक के अंदर हम दफन होंगे और यहीं पर रहेंगे। वन बाय वन कर लें। APC से पहले जो मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऑपोजिशन की जमाइयों के उसमें क्या नुकात तय हुए थे और उसको सीक्रेट क्यों रखा? सीक्रेट रखना ये सियासतदान की मजबूरी नहीं होती, सीक्रेट रखना एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होती है आम तौर पर। और मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि इजलास तो उन्होंने बुलाया पार्लिमानी लीडर्स का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और अपने लोगों के ज़रिए से खबरें कुछ और निकाली जा रही हैं। ये तो उस इजलास का एजेंडा ही नहीं था। हम एक एजेंडे पे बैठते हैं, अगर 1 घंटा हमने उस एजेंडे पे गुफ्तगू करनी है तो जुज़वी तौर पर कोई इधर उधर की और बात भी हो जाती है। लेकिन ये वाज़ेह है कि इसी एजेंडे के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के एजेंडे के ऊपर पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया था। तो कौम के सामने अगर पेश करना है तो उन्होंने पेश करना है जिन्होंने बुलाया है, और खुफिया गुफ्तगू ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये उनकी ज़रूरत है। और ज़ाहिर है अगर एक फ़रीक चाहता है कि ये चीज़ पर्दे में रहे तो शरीयत भी कहती है कि दूसरा फ़रीक भी उसका एहतराम करे। लेकिन जहाँ जिस चीज़ की पर्दादारी ज़रूरी होती है वहाँ उनके अपने लोग उसकी पर्दादारी कर रहे हैं और गलत तौर पे कर रहे हैं। लिहाजा मैं वाज़ेह तौर पर ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहता हूँ कि उनकी बुलाई हुई मीटिंग थी, उनके कहने पे सब जमा हुए थे, और उसका एजेंडा गिलगित बल्तिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। बारी बारी लेते हैं, इसके बाद इधर ले। मार्च आ गया तो मार्च के महीने में जो अक्सरियत है वो अक़लियत में तब्दील हो जाएगी सेनेट के अंदर। तो फिर जनवरी का टाइम क्यों लिया गया कि सब जमातें जमा होंगी इस्लामाबाद में? नहीं, जनवरी शायद आखिरी स्टेप है, उससे पहले भी तो बहुत से स्टेप्स हैं। उसके अंदर फ़ज़ा बनानी है, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमने अपने मिलियन मार्च भी करने हैं, अपने जलसे भी करने हैं, वर्कर को भी मुतहर्रिक करना है मुख्तलिफ़ पार्टियों ने। तो इस हवाले से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलती हैं, और उस हवाले से एक तरतीब और तरीक़ाकार, एक शेड्यूल दिया गया है। एक दोनों में से एक बात। इस्तीफों के मामले पर नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की और बिलावल साहब को, दोनों जमातों आपको इस्तीफा पेश करेंगी अपने जो मेंबरान के, और क्या, और अभी इससे पहले भी आपने एक जो तहरीक चलाई थी वो उसको आप किस तरह देखते, क्या वो कामयाब हुई थी या अब? देखिए, इस्तीफ़े के ऑप्शन पर पहली मरतबा एक इत्तिफाक राय सामने आया है। उसकी मॉडलिटीज़ क्या होती हैं, तरीक़ाकार क्या होता है, किस वक्त पेश की जाती हैं, तो उस पर कल जो है वो रहबर कमेटी भी बैठ रही है, और उसके लिए सारी उस पर जो एक मेहनत होती है वो इंशाल्लाह कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। वन बाय वन कर लें, सब ले। देखिए, हुकूमत के हवाले से बहुत कोशिश की है इन्होंने कि हमें इनकी सपोर्ट पे आमादा कर सके, वरना कम अज़ कम हमें खामोश कर सकें। लेकिन हम हैं कि हर सूरत में अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और किसी किस्म का असर हमने कबूल नहीं किया है इनका। कम अज़ कम मेरी जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, हर एतबार से
पूरी उतरी है इस बात पर कि किसी एक लम्हे पर भी हमने अपने मौक़िफ़ में लचक नहीं दी। और जहाँ तक बात है आपके दूसरे सवाल की, तो मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है और उसकी कॉपी मीडिया को भी नहीं मिली है। हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं, फिर मीडिया को ख़बर देना खुद डंडोरा पीट रहा है उसकी नीयतों का। लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसी किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे और 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगे। अकेले फिर मौलाना फजलुर रहमान पेश नहीं होंगे। जमात इसकी सियासी और कानूनी सब पहलुओं का जायज़ा लेगी। अगर नोटिस मिला, जब नोटिस ही नहीं है और फिर मीडिया से हमने पूछा है, उनके फ़ोन हमें आ रहे हैं कि जी कोई कॉपी आपके पास। मैंने कहा आपको कॉपी नहीं दी गई और आप नशर कर रहे हैं उसको। कहते हैं हमें कॉपी भी नहीं मिल रही। जब कॉपी नहीं दे रहे, न हमें दे रहे हैं और न उनको दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। एक मिनट जी, एक यहाँ से ले ले, एक मिनट आ रहे हैं। मौलाना, आप कश्मीर कमेटी में भी रहे और गिलगित बल्तिस्तान के इशू से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अमल के बाद इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जिसने पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया था, वो क्या या किस तरह का एक निज़ाम देना चाहती है, किस तरह का हल पेश करना चाहती है? देखिए, इस पर तो जो वहाँ बैठे थे वही आपको सारी तफसील बता सकते हैं, लेकिन मैं उसूली बात करना चाहता हूँ कि लद्दाख, वादी कश्मीर दोनों तरफ के और गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला मौजूद है और फिर पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ अव्वल दिन से चला आ रहा है, वो इस्तिस्वा बराए का हक़ है कश्मीरियों का। अगर जो कुछ इंडिया ने किया है और वही कुछ हम कर लें, तो इंडिया जो इक़दामात कर रहा है तो उसका मौक़िफ़ भी यही है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है और उसका जोग्राफियाई हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये मुतनाज़ा इलाक़ा है और यहाँ के अवाम फ़ैसला करेंगे। तो हम अपने पूरे मौक़िफ़ को तहलील कर दें। उन कश्मीरियों का क्या बना जहाँ 70 साल हमने उनकी इज़्ज़तों, उनके नामूस, बहनों के, माँओं के इज़्ज़त व नामूस, नौजवानों के खून और उन शहादतों के साथ जो सियासत की है, उसका क्या बनेगा फिर? तो इस तरह कोई मुल्क इस तरह अपने उन लोगों के साथ इस तरह नहीं करती कि आज बस हम पे कोई प्रेशर आ गया तो अब हमने सारा कुछ भुला दिया। ये आज़ाद मनश कौमों की अलामत नहीं है, ये ग़ुलाम ज़हनीत की अलामत है। जी, बेचारी इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें सियासत में जो सियासतदान है वो ना खींचें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि APC में भी मैं सबसे पहले इस बात के हक़ में हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट रहे। हम रियासत के लिए उसको एक नागुज़ीर इदारा तस्वुर करते हैं, लेकिन आईनी लिहाज से उसका जो दायरा-ए-कार है उसके अंदर रहें। जब बाहर जाएंगे, जब मेरा ये गैर जानिबदार इदारा सियासत की तरफ आएगा और रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर तनकीद तो होगी। कहाँ कोहान का डर है, कहाँ कोहान तो होगा, कहाँ अफ़गान का डर है, कहाँ अफ़गान तो होगा, फिर तो कुछ न कुछ तो होगा। दूसरा सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि उस मीटिंग में आपके साहबजादे को कहा गया कि जब असम्बलियों से, जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जब वोट चाहिए होता है तो फिर वो जगहें जो हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हलाल हो जाती हैं और जब हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो वो फिर हराम हो जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट हुआ है, मैं उस हवाले से इतना कह देना चाहता हूँ कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है।
न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दूँ इस बात को जी। फिर ऐसी बात है, इतना ज़िम्मेदार आदमी क्यों कर लेता है? फिर ठीक है, मजलिस में बातें हो जाती हैं, कुछ उन्होंने कहा होगा, कुछ इन्होंने कहा होगा, लेकिन अपने, मैं उनके लिए क्या नाम इस्तेमाल करूं, ज़रा आप लोग मेरे रहनुमाई कर लें तो मुझे, मेरी शराफत मुझे उसका नाम नहीं तजवीज़ करने दे रही। तो वो लोग जो हैं अब बाहर आकर जो गपशप में कोई बात हो जाती है, इस किस्म की बातें पब्लिक में लाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? बुलाते आप हैं, बुलाते आप उस एजेंडे पे हैं और नशर कर रहे हैं आप दूसरी बातें। तो पर्दादारी रखो अपनी बात की, वरना पर्दादरी हो जाएगी। पर्दादरी में मसरूफ़ हो तुम लोग। जी जी, यहाँ से ले लें आखिर से जी। मेरे ख्याल में अब हमें, जब तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है वो दे दिया है, अब इसमें अगर हम माजी के हम गिले शिकवे इसका दोबारा इआदा करते रहें तो मेरे ख्याल में आपको जो मीडिया की दुनिया है उसकी मज़लूमियत का भी हमें एहसास है और हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। तो इस एतबार से हमें अब इस पहलू को सामने रख के सिर्फ सवाल करने का शौक़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मसले की जो नज़ाकत है और उसको जो हमने आगे लेकर जाना है, हमने अकेला नहीं जाना, सियासत के साथ सहाफ़त है। अगर सियासत नहीं है और डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है तो सहाफ़त भी नहीं होती वहाँ पर भी। लिहाजा एक ऐसा जोड़ है कि जिसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान की मीडिया से कि वो जमहूरियत का साथ दें, वो नाजायज़ हुक्मरानी का साथ न दें, वो डिक्टेटरशिप की जो अलामत बनी हुई है उसका साथ न दें। वाज़ेह तौर पर आइन के साथ खड़े हों जैसे हम खड़े हैं, जमहूरियत के साथ आएँ जैसे हम खड़े हैं, और उस हवाले से हमें आगे बढ़ना जी। यहाँ से नोड़ी साहब जी। जरदारी साहब और मियाँ साहब की जो कल की कंट्रीब्यूशन है उसने उस इकट्ठ और उस वहदत में वज़न डाला है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में जो उनका अपना एक रोल है और उसका जो वज़न है, हमें उसका ज़रूर उसको वो हैसियत देनी पड़ेगी। देखिए, उसमें हमने उसूली तौर पर तो अगले महीने से ही कुछ शुरू कर दिया है और उसका एंड जो है वो जनवरी में हम हतमी तौर पर ले जाएंगे। पहले तो इंशाल्लाह पहले मकासद हासिल हो जाएंगे, लेकिन कल रहबर कमेटी का इजलास है जिसमें तमाम सियासी जमातों के, अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे, और वही उस सिलसिले में जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो जुज़ियात हैं उसको तय करें। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जिस तरीक़े से उनको जेल में रखा गया, उसके भाई को, उनके भतीजों को, उसके पूरे ख़ानदान को, ये भी जुल्म करके रखा गया है। आज तक कौन सा वो केस है जो इस तरह सामने आया हो कि जो इल्ज़ाम लगाया गया हो और वो साबित हो और उससे वो सारा माल वापस किया गया हो? तो इस तरीके से सिर्फ पब्लिक में मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन चलाना उनके ख़िलाफ़, और मुल्क की सियासी क़यादत आज फिर जब कौम उसको मुंतखब करेगी तो
मीडिया सबसे पहले उनकी सफाइयाँ पेश करेगी और कहेगी कि बिल्कुल 62-63 पर पूरा उतरने वाले लोग हैं। तो इस किस्म की चीज़ें एक बड़े लोगों की तौहीन और तज़लील और बेतौकीर करने के लिए ये सारे मनसूबाबंदी की जाती है, क़वानीन बनाए जाते हैं, उसके लिए खुसूसी इदारे बनाए जाते हैं, जैसे नेब बनाया गया है। तो मेरे ख़्याल में वो अगर इलाज के लिए गए हैं तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि वो किसी किस्म के दबाव में आकर पाकिस्तान आएँ और इस किस्म के जो मखलूक है जिनकी कोई आगा पीछा नहीं है उनके मज़ालिम और उनके जबर का निशाना बन सके। जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी है उनको बंदगी अंजाम तक पहुंचाया गया, क्या समझते हैं कि आपका जो इत्तेहाद है उसको भी कोई खतरा है इस तरह का? और आज आपने बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की है, तो क्या आने वाले दिनों के लिए कौन सी बातें तय की गई हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किलात साफ कर सकें? आज की मुलाकात तो खैर सिर्फ एक खैर सगाली की हद तक थी और चूँकि उन्होंने एक बड़ा इजलास बुलाया था, बड़ी इवेंट थी, नौजवान है, हमें नौजवान की हौसला अफजाई भी करनी है और इसी तरीके से कौमें फिर आगे बढ़ती हैं। तो इस लिहाज से आज मेरी वहाँ मुलाकात थी, कोई सियासी मौजू पर ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं और जो वहाँ तय हुआ है उसी के मुताबिक आगे बढ़ने की बातें हुई हैं और इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेंगी उसी तरीके से जिस तरह तय हुआ है इंशाल्लाह। तो ये जो आपका सवाल है यही सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान का कि जिसने भी कहा है कि मुल्क जमहूरियत के मुताबिक चले, मुल्क आइन के मुताबिक चले, हर इदारा अपने दायरे कार में रहते हुए काम करे, दूसरे इदारों की तरफ तजावुज़ ना करे, तो यही वो एतराज़ है जो पहले भी था सो वो आज भी है और हमें ऐसी पॉलिसियों की तरफ जाना होगा कि जिससे हम मुल्क को वापस अपने डगर पे ले आएँ, सियासी डगर पे, जमहूरी डगर पे। और किस किस्म के इस तरह के हरबे आज इंशाअल्लाह हमने साबित किया है कि दुनिया पर वाज़ेह हुआ है कि नेब एक ज़ालिमाना इदारा है, इंसाफ का उससे कोई तवक्को नहीं। मौसम की बात इससे बात एक सवाल वहाँ से ले लें। अब हम इस बात को रोते रहें या उसका जो एलामिया आ गया है उसको आगे करें जी? या इलाहुल आलमीन, कोई तरजीहात भी होनी चाहिए कि इसका माना ये है कि फिर रियासती सतह पर फिर क़वारान और फसादात पैदा करने का मंसूबा बनाया गया है। एक तरफ FATF के तहत आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर वक्फ अमलाक के बारे में कानून साजी कर रहे हैं और ऐन उसी वक्त पर मुल्क के अंदर फिर क़वारान और फसादात भी शुरू कर दिए जाते हैं ताकि मजहबी हल्का वो बिल्कुल दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाए और वो आराम के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, मसाजिद और मदारस और उलमा और ख़तीबों के ख़िलाफ़ कानून साजी कर सकें। तो ये टाइमिंग को भी ज़रा देखें कि ये टाइमिंग जो है ये एक मनसूबाबंदी के बगैर नहीं हो सकता। आसिफ रज़ाई साहब ने आपको कहा कि वो आपसे 3 साल पढ़े हैं और हो सकता है कि उनकी तकरीब वो जेल चले जाएँ, तो अगर वो गिरफ्तार होते हैं क्या आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे? दूसरा, जनरल जो बाजवा हैं CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनके जो असासों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो रेस्टोरेंट खोले हैं, बड़ी उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक देखिए मेरी सियासत जो है उसकी ये आदत तो कभी नहीं रही कि हम लोगों पे इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन जो चीज़ें मंज़र आम पर आ गई हैं तो जब सियासतदानों की चीज़ें मंज़र आम पे आती हैं तो फिर फौरी तौर पर लपक कर उनको पकड़ा जाता है और दुनिया के सामने दिखाया जाता है कि हमने एक करप्ट पे हाथ डाला है। तो ये रवैया फिर उनके साथ क्यों नहीं? रवैये एक जैसे होने चाहिए। अगर नवाज शरीफ बार बार अदालत में पेश होता है 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, तो फिर जनरल मुशर्रफ को भी पेश होना चाहिए था ना, उनको भी तो अदालत ही बुलाया था पाकिस्तानी अदालत ने। अगर एहतसाब जो इन सियासतदानों का किया जा रहा है तो वहाँ पर तो उनको वज़ीर आज़म हाथ जोड़ कर कहता है कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले जाएं। जहाँ दूसरों के लिए कहते हैं मुस्ताफ़ी हो जाओ,
वहाँ जनरल के बारे में कहता है कि नहीं आप मेहरबानी करें इस्तीफ़ा वापस ले जाएं, जुर्रत ही नहीं है उसके अंदर कि जनरल से वो इस्तीफ़ा ले सके और रिटायर्ड से जी। तो इस सूरत हाल में हज़रत ये जो एक मुख्तलिफ रवैये हैं, फिर मुख्तलिफ रवैये नहीं होने चाहिए ना, फिर एक रवैये के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी तो सवाल ले लेते हैं। बाकी की तो गपशप की बस सभी की बातें थी। मौलाना, जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में फरमाया कि सुकूत कश्मीर एक साल 2 साल की पॉलिसियों के बाद अब आप अपनी सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे, पार्लिमानी जमातों, क्योंकि उनका ये कहना है कि कानून साजी के ज़रिए मामले को हल किया जाए गिलगित बल्तिस्तान वाले, क्या उनको आप मशवरा देंगे कि इससे पहले वो अपनी कोई मुशावरत करें या किस तरह का रवैया इख्तियार करें? देखिए मेरा ख्याल ये है कि हमें 70 साल की तवील कुर्बानियाँ जो कश्मीरियों ने दी है अपने हक़ के लिए, उसका एहतराम करना चाहिए। ये लड़ाओ और हुकूमत करो का एक फ़लसफ़ा है। और मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में गिलगित बल्तिस्तान की क़ियादत को और कश्मीर की क़ियादत को यकजा किया था। एक ही सेमिनार में सब शरीक हो गए थे, वरना हमेशा इनकी कोशिश ये रही है कि इनके मफादात को तकसीम किया जाए और फिर उनके अपने अपने मफादात की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ़ फ़ैसलों पर आमादा करने की कोशिश की जाए। ये वो हरबे होते हैं कि जो खूबसूरत नारों के साथ एक कौम से तो फ़ैसले करवा लेते हैं, फिर बाद में परेशानी होती है। जिस तरह फाटा के फ़ैसले किए गए, आज फाटा के लोग जिस तरह परेशान हैं, क्या इंतज़ाम है वहाँ पर। आज भी हम नहीं जा सकते वहाँ किसी जलसे में। तो फिर जब मैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इलाके में नहीं जा सकता, यहाँ इंतज़ाम के बावजूद हमारे उलमा, हमारे पार्लियामेंटेरियन कबायली इलाकों में नहीं तकरीरें कर सकते, उनके वहाँ जाने पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, तो फिर इंतज़ाम किस चीज़ का? न वहाँ पुलिस है, न वहाँ पटवारी है, न वहाँ लैंड रिकॉर्ड है, और लोग दर बदर हैं। वो कानून भी नहीं रहा जिसके तहत वो आदी थे, नया कानून भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जो कुछ फाटा के साथ हुआ है, इससे सबक लें गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी और कश्मीर के लोग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। चाय तैयार है, साथी चाय पी के फिर तशरीफ ले।